तो माय डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास की और मध्यकालीन इतिहास के उन पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिससे एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे और जो भी आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है या फिर भी एसएससी हो या कोई एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, उन सारे के सारे जगह इस पेज से क्वेश्चन छप के आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने बिना समय गवाए हम लोग अपने पहले प्रश्न के ऊपर चले आते हैं। पहला प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है जी? तुजुक ए बाबरी नाम है, तुजुक ए बाबरी। अब जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए जहांगीर है। क्या नाम है जी? तुजुक ए जहांगीर नाम है। अकबर की आत्मकथा का नाम आपके अकबरनामा है। क्या है? आपके अकबरनामा है, याद रखिएगा अकबरनामा है। हम बात करते हैं कि अलबुर्नी की तारीख। अलबुर्नी की तारीख क्या है? अल-हिंद। अलबुर्नी की तारीख क्या है बाबू? अल-हिंद है। यानी कि अलबुर्नी क्या लिखा था? अल-हिंद लिखा था। क्या लिखा था? अल-हिंद लिखा था। आगे चले आते हैं, यहाँ पर आपके अल-हिंद का काम हो चुका है। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का रेहाल है। क्या है बाबू? रेहाल है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कलहन ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो लिखेगा राजतरंगी ने कलहन लिखा था। आगे चले आते हैं, आपके चंद्रबरदाईकृत यानी कि चंद्रबरदाई के द्वारा क्या चीज़ लिखा गया था? याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो। इनके द्वारा क्या कौन सा पुस्तक लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो। और ये साहित्यिक स्रोत हैं, यानी कि इस जो जितने भी किताब हैं, इस किताब से साहित्य की जो बातें हैं हम लोग को पता चलती है। जैसे आपके बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी से बाबर के बारे में पता चलता है। अकबर की आत्मकथा अकबरनामा से आपको पता चलता है अकबर के बारे में। फिर जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर के बारे में पता चलता है। और फिर इब्न बतूता की पुस्तक जो है कौन सा? रेहाल, उसके बारे में आपके इब्न बतूता के बारे में पता चलता है। तो ऐसे ऐसे हमारे क्या है, हमारे इतिहास के स्रोत रहे हैं। आगे चले आते हैं। आगे बात है कि आपके पुरातात्विक स्रोत। अब कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं कि जो पुराने समय में हम लोग को प्राप्त हुए। तो पुरातात्विक स्रोत क्या है देखते हैं। अब हम चले जाते हैं कि सिक्के, मंदिर, मकबरे, किले व इमारत, मूर्तियाँ, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा क्या है? गुफाएं। ये सारे के सारे हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी कि पुराने स्रोत हैं जिससे हम लोग को अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। भारत में अरबों का आक्रमण, यहाँ से शुरू होता है ओरिजिनल हिस्ट्री। भारत में अरबों का आक्रमण क्या है? प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, वो कई बार प्रश्न छप के आता है कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक था आपके मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम सफल आपके आक्रमणकर्ता कौन है? 1912 में आपका वो व्यक्ति, हाँ, प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था? 1912 में, यानी कि 1912 में जो आपके आक्रांता थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे, वो भारत में क्या कह रहे थे? उनका आगमन हो चुका था। आक्रमण की जानकारी देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो आपके चचनामा पुस्तक में दर्ज है। किसमें है? चचनामा पुस्तक में दर्ज है। आगे चले जाते हैं। पहला आक्रमण, भारत में पहला आक्रमण कब होता है? सिंध पर दाहिर सेन के विरोध में, सिंध पर दाहिर सेन के विरोध में किया गया था। चलिए आते हैं उद्देश्य, इस्लाम का प्रचार और धन। आपके इस्लाम का प्रचार और धन इकट्ठा करना था। ये जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए थे, इनका और एकमात्र लक्ष्य था। क्या चीज़? भारत में अपनी इस्लाम का प्रचार करना और यहाँ के चीज़ों का लूटपाट करना। देखिए उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार और धन लूटना था। ठीक है, इनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, इसलिए इन्हें आक्रमणकारी कहा जाता है और आक्रांता कहा जाता है। आगे चलते हैं। सिंध में खजूर की खेती। सिंध में क्या चीज़ होती थी? सिंध आज वर्तमान समय में कहाँ? पाकिस्तान में सिंध पड़ता है, तभी खजूर की खेती पाकिस्तान में की जाती थी। जजिया कर का प्रचलन। और देखिए जजिया कर क्या होता था, एक लाइन आप देख लीजिए कि जो आपके गैर जो हिंदू हुआ करते थे, उन्हें हिंदू होने का जुर्माना देना पड़ता था। ठीक है, यानी कि टैक्स देना पड़ता था। एक प्रकार क्या था? आपका टैक्स था कि अगर आप क्या हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख है, हिंदू मुस्लिम नहीं, आपके सिख हैं, ईसाई हैं, यानी कि आप गैर मुसलमान हैं, मुसलमान आप नहीं है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसके रूप में? जजिया के रूप में। आगे चले आते हैं। आगे प्रश्न कहा गया है कि ऊँट पालन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्योंकि ये तो आपके विदेशी आक्रमणकारी थे। भारत में तो पहले गाय पाली जाती थी, लेकिन अब ये लोग आगे तो ऊँट पालना शुरू हो गया। अब आपके दिरहम नामक सिक्का, और ये लोग आए तो भारत में क्या थी? दिरहम नामक सिक्का भी चला है। आगे चले जाते हैं। आपके आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? अरबों ने भारतीय चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान, दशमलव प्रणाली और आपके दर्शन शास्त्र सीखा। और देखिए ये जो आक्रमणकारी भारत में आए, अब इन्होंने ज्ञान अर्जन करना शुरू कर दिया। क्या किया? अरबों ने भारतीय से क्या चिकित्सा सीखा, क्योंकि यहाँ पर पहले आपके चरक के बारे में हम लोग को पता चलता है। यहाँ के जो आपके क्या बोलते हैं, आयुर्वेद जो था आपका चिकित्सा का था, तो उसके बारे में पता चलता है। नक्षत्र यानी कि 9 ग्रहों की पूजा हम लोग करते हैं, बहुत पहले से आ रहे थे। आपके नक्षत्र विज्ञान के बारे में पता चलता है। फिर दशमलव प्रणाली के बारे में पता चलता है। फिर आपके दर्शन शास्त्र लोग सीखते हैं, जो आक्रमणकारी विदेश से आए हुए होते हैं भारत को इस्लाम का प्रचार और धन लूटने के लिए। आगे चले आते हैं। बड़ी सुंदर प्यारी बातें आगे हम लोग मिलेगी और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं। चलिए प्रश्न आगे है कि
अल्पतगीन, क्या क्वेश्चन है कि अल्पतगीन, देखिए भारत पर तुर्की आक्रमण, भारत पर तुर्की आक्रमण का क्या प्रभाव था? तो आपके अल्पतगीन यानी कि गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन कौन था भाई? ये जो अल्पतगीन था ये कौन था? ये अल्पतगीन आपके गजनी वंश का संस्थापक था। फिर हम लोग बात करते हैं कि आपके सुबुतगीन कौन था? सुबुतगीन था। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, सुबुतगीन था। भारत पर आक्रमण, देखिए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था, याद रखिएगा। सुबुतगीन कौन था? भारत पर पहला आक्रमण करने वाला तुर्क शासक था सुबुतगीन। और इसके बाद में नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। इसके पिता कौन थे जी? इसके पिता थे मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। पहला मोहम्मद बिन कासिम था जो कि 1700 भारत पर पहला आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना, देखिए जो मोहम्मद गजनवी था क्या था? आपके गजनवी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना किया। और भारत पर कितना बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने? 17 बार। कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। नोट, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्की शासक था कौन? मोहम्मद बिन गजनवी, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन गजनवी किस देश का था? आपके तुर्क देश का था। और आपके ये तुर्क देश का था। और भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार। यहाँ पर देखिए 17 बार आक्रमण किया था। सारे के सारी चीज़ स्पष्ट है। आगे चले आते, उपाधि, क्या चीज़? उपाधि किया था। तो उपाधि क्या था? ये अपने आप को क्या उपाधि दिया था? तो यामीन उद दौल और मूर्ति भंजक और आमीन उल मित्तल। देखिए मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को तोड़ने में एकदम महारत हासिल किया था। जहाँ मंदिर मिल जाए पुराने आपके बहुत सारे ऐसे मंदिर जो भारत में थे, इसको नष्ट करने का काम ये जो भी मुस्लिम देश के जो आक्रमणकारी थे, जैसे आपके मोहम्मद गजनवी हो गया, ठीक है, ये सारे लोगों ने किया था। तो आपने आपको उपाधि दिया था कि मूर्ति भंजक या यामीन उद दौला। आगे हम बात करते हैं कि दरबारी कवि और लेखक, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में कौन कौन से आपके लोग रहते थे और कौन कौन ने क्या क्या काम किया, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बात कहा गया है आपके अलबरूनी का पुस्तक क्या है? अलबरूनी का पुस्तक है कि किताब उल हिंद। कौन सा पुस्तक इसका पुस्तक है जी? आपके इसका पुस्तक है अलबरूनी का किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद इसका पुस्तक का नाम है। आपके फिर है फिरदौसी पुस्तक के लेखक कौन है? आपके शाहनामा कौन है जी? शाहनामा इसके लेखक हैं। आगे जाते हैं फारूकी, क्या नाम है जी? फारूकी का क्या नाम है? दीवान, क्या नाम है? दीवान, कविताओं का संग्रह करने वाला, ठीक है। फारूकी था या फिर कविताओं का संग्रह करता था, इसका किताब का नाम है दीवान। फिर है आपके उतबी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? उतबी ने किताब लिखा था किताब अल यामिनी, क्या लिखा था? किताब अल यामिनी लिखा था। आगे थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसके? मोहम्मद गजनवी के बारे में है, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव भारत में क्या क्या पड़ा था देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव भारतीय राजाओं को पराजित कर हरा देता और भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया। और भारतीय राजनीति की जो कमजोरी थी उसको क्या चाहिए? ये बंदा उजागर किया। कौन? मोहम्मद गजनवी। आगे चले जाते हैं, भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खुल गया। मोहम्मद गजनवी यहाँ का प्रथम था विदेशी आक्रमणकर्ता जो कि भारत पर आक्रमण किया। और इसी के साथ भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन होने लगा, यानी कि द्वार खुल गए। भारत का धन लूट कर ले गया। पंजाब, मुल्तान और सिंध में गजनी गवर्नरों की नियुक्ति कर मुस्लिम शासक की स्थापना की। याद रखिएगा, यहीं से मुसलमानों का शासन शुरू हुआ। किसके? मोहम्मद गजनवी से। और इंडो इस्लामिक संस्कृति की शुरुआत की। इंडो इस्लामिक यानी भारत में भी इस्लाम की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गजनवी ने की थी। और याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने क्या उपाधि धारण की थी? मूर्ति भंजक, यानी कि सनातन संस्कृति और भारत की जो मूल संस्कृति है उस पर इसने आघात करना शुरू कर दिया था। आगे चले आते हैं भाई। बात है कि अब हम पढ़ते हैं कि महमूद गजनवी की प्रमुख लड़ाइयाँ। महमूद गजनवी ने भारत में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की, उन सारे के बारे में बिल्कुल नोट्स के तौर पे वही पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन में आए। चलिए, 1001 ईस्वी में प्रथम आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में इन्होंने प्रथम आक्रमण किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। और हिंदू शाही आपके राजा जयपाल के विरुद्ध जयपाल पराजित हुआ और अपमान के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली। याद रखिएगा, आपके प्रथम 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है, और जयपाल पराजित हुआ और अपमान के कारण राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली। 1015 में कश्मीर पर आक्रमण लोहार वंश की शासिका रानी गिद्दा से पराजित हुआ।
याद रखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने आपके कश्मीर पर लोहार वंश का आपका शासक था और वहाँ से क्या हुआ 1915 में पराजित हुआ। किनसे? वहाँ के लोहार वंश की एक साक्षी का रानी थी जिसका नाम था गिद्दा। क्या नाम था जी? गिद्दा। उनसे पराजित हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं। फिर आपका तीसरा युद्ध लड़ा था 1020 ईस्वी में। कब? 1020 ईस्वी में। कहाँ पे? बुलंदखंड पर आक्रमण, बुलंदखंड पर आक्रमण और आपके विद्याधर की सेना को पराजित किया। विद्याधर की सेना को क्या की थी? पराजित किया। याद रखिएगा, विद्याधर की सेना को क्या किया? पराजित कर दिया यहाँ पे। फिर 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, याद रखिएगा, जो मोहम्मद गजनवी था जो गुजरात में सोमनाथ जो मंदिर है उस पर आक्रमण करके लूटा और काठियावाड़ शासक भीम देव बिना युद्ध किए ही आपके पलायन कर गया और वहाँ का जो शासक था वो बिना युद्ध किए ही वहाँ से भाग गया, पलायन कर गया। कब? 1025 में। 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण, 1027 ईस्वी में क्या किया? ये अंतिम आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण क्या किया भाई? थोड़ा सा देख लिया जाए। ये 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। तो याद रखिएगा, आपके दिल्ली साइड जो जाट लोग हैं उनके विरुद्ध ये क्या किया था? उनके विरुद्ध ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, 1027 ईस्वी में। और इसका अंतिम क्या रहा? ये इसका अंतिम युद्ध रहा किसका? मोहम्मद गजनवी का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी। किसके बारे में बात करेंगे? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? आपके मुईदुद्दीन मोहम्मद गौरी, मुईदुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम था। वंश आपके समसद बना या सुधीर वंश, समसद बना या सुधीर वंश था इसका। चले जाते हैं। गौरी ने भारत का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। जो मोहम्मद गौरी है वो भारत का नेतृत्व किसको सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। अब याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बाबू, कुतुबुद्दीन ऐबक जो, हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी का, ये मोहम्मद गौरी का नियुक्त किया हुआ भारत में नेतृत्व करने वाला आदमी था। चलिए, गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार के तहस नहस कर दिया। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने नालंदा बौद्ध विहार को तहस नहस कर दिया। तो प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाला कौन था? बख्तियार खिलजी था। कौन था जी? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी था। आगे हम बात करते हैं कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। याद रखिएगा, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई। ठीक है, मोहम्मद गौरी के प्रमुख अभियान। चलिए, इसके अभियान के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने क्या क्या किया था? मोहम्मद गौरी का प्रमुख अभियान था कि 1175 ईस्वी भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान पर शासक। याद रखिए, 1175 में। कब? 1175 में भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान के शासक पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि 1178 गुजरात पर आक्रमण और गुजरात के शासक भीम द्वितीय मूलराज ने बुरी तरह को हराया। पहली बार तो भाग गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 में और गुजरात के शासक भीम द्वितीय यानी मूलराज ने बुरी तरह हराया। आगे हम बात करते हैं कि 1191 आपके तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1191 क्या था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का प्रथम 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और पृथ्वीराज चौहान बेनाम गौरी चौहान क्या हुआ? विजयी हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1191-92 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान बेनाम गौरी, पृथ्वीराज चौहान था, फिर बेनाम गौरी यानी कि गौरी इसमें विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया। याद रखिएगा, पहला जो युद्ध हुआ था 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान बेनाम गौरी और चौहान की क्या होती है? विजय हुई थी। प्रथम 1991 में आपके पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान आपके उनके हार गए और आपके मोहम्मद गौरी जो है, गौरी क्या हुई थी? इसमें विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया गया? कैद कर लिया गया। 91-92 में तो भाई वो हार गया था। आपका कौन हार गया था? लेकिन दूसरी बार ये क्या हो गया? जीत गया। मोहम्मद गौरी पहली बार हार गया था 1991 में तराइन के प्रथम युद्ध में और दूसरी बार 1992 में क्या हुआ? वो मोहम्मद गौरी जीत गया और आपके पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको कैद कर लिया गया। आगे बात करते हैं कि 1191-94 में आपके कनौज या चंदावर का युद्ध हुआ और चंदावर और जयचंद बनाम गौरी और इसमें कौन हुआ? गौरी विजय हुआ। याद रखिएगा, जयचंद बनाम गौरी और इसमें गौरी की विजय हुई। 91-94 कनौज या चंदावर का युद्ध। याद रखिए, चंदावर की युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, अब आते हैं दिल्ली सल्तनत में कितने? 5 राजा हुआ करते थे। चलिए, 5 के बारे में हम लोग डिटेल अच्छा से अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ पर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बारे में बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब था? 1206 से 1210। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक आपके 12 जून 1206 में हुआ था। कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक क्या होता है? 12 जून 1206 में होता है। उपाधि लाख बख्श,
लाख बॉक्स या पीला बॉक्स का उपाधि धारण किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का जो देवता होता है वो ऐबक का अर्थ होता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम। और कुतुबुद्दीन कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। राजधानी अभी कहाँ थी इसकी? राजधानी इसकी लाहौर थी। हम बात करते हैं कि मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेल खेलते समय हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी आपके 1210 में। क्या? चौगान यानी पोलो खेल खेलते समय। आप तरह से इसको क्लियर कर लिया जाए। आगे हम लोग बात करते हैं डियर कि निर्माण कार्य। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में क्या क्या बनाया है? तो आपके कुतुब मीनार क्या बनाया जी? कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का नींव रखी कहाँ पे? नई आपके दिल्ली में। और भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम बनाया था। कुव्वत उल इस्लाम, यहीं से मस्जिद की भारत में नींव रखी गई और मस्जिद का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। कहाँ? अजमेर। अजमेर कहाँ पड़ता है जी? अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। आगे चलते हैं, अब इल्तुतमिश की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि 2.5 दिन का झोपड़ा आपके अजमेर यानी कि राजस्थान में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इल्तुतमिश की। ठीक है। अब गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को किस नाम जाना जाता है जी? गुलामों का गुलाम। और इसका शासनकाल है आपके 1210 से 1236। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सुंदर तरीके से कर दिया जाए। याद रखिएगा 1212 से 1236। ठीक है। रे इसको यहाँ से शुरू किया जाए। 1212 से 1236 को कर दिया जाए। अब इसको हम लोग किस नाम जानते थे? इसको हम लोग गुलामों के गुलाम के नाम से जानते थे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? आपके इल्तुतमिश था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये इल्तुतमिश गुलाम था और दामाद भी था। ठीक है। राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। और इल्तुतमिश ने क्या किया कि आपकी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थापित किया? नई दिल्ली स्थानांतरित किया। चांदी का टक्का और तांबे का पीतल, ये आपका चांदी का टक्का चलाया था और तांबे का पीतल का सिक्का चलाया था कौन? याद रखिएगा इल्तुतमिश चलाया था। कौन चलाया था? इल्तुतमिश चलाया था। चांदी का टक्का और तांबे और जाता का सिक्का चलाया था। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण, और ये आपके कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। याद रखिएगा जो आप कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आपकी क्या रखी थी? केवल नींव रखी थी। किसकी? आपके कुतुब मीनार की। इसको पूरा कौन कराया था? इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश। किसने पूरा कराया था जी? इल्तुतमिश इसको पूरा कराया था। आइए हम बात कर लेते हैं शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया था कौन? शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया था। और आपके पर शिव की नंदी और आपके चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। याद रखिएगा ये शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया था जिस पर भगवान शिव का जो नंदी बैल होता है और चौगान घुड़सवार अंकित थे। कौन शुरू किया था? ये इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे। और आपके तुर्कान ए चलहगानी यानी कि चरीसा का दल गठन किया था। तुर्कान ए आपके चगानी और आपके चरीसा का दल क्या किया था? उसका गठन किया था। आगे चले आते हैं लोग, आगे बात कर लेते हैं कि चौगान ने सही आपके सिक्के किया था उसके बारे में। हाँ, अब आते हैं कि आपका तुर्कान ए चलगाही क्या था? आपके चलीसा का दल था। क्या था जी? चलीसा का दल था। यहाँ पर चलीसा का दल था। आगे बात करते हैं कि इक्का प्रणाली का गठन, और यही पूछा जाता है कि इक्का प्रणाली का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था बाबू? इल्तुतमिश ने किया था। और आपके सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था। भारत में मकबरा की आरंभ हुई थी सुल्तानगढ़ी के मकबरा से। अब हम लोग बस आज के लिए मध्यकालीन इतिहास में आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट वीडियो के साथ, जिससे बहुत सारी जानकारियाँ मिले और ऐसी जानकारी जो कि सीधा एग्जाम में छप गया, वैसी जानकारी हम लेकर फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू, धन्यवाद, हंसते रहें।